तो ये जो राष्ट्रवाद की जो भावना थी ये यूरोप में पूरे यूरोप में फैल रही थी। कुछ क्षेत्रों में यूरोप के इसके कुछ सफल परिणाम रहे और कुछ अन्य क्षेत्रों में इस भावना को दबा दिया गया। तो इस पाठ में हम देखेंगे कैसे यूनान और हंगरी जैसे देशों में ये राष्ट्रवाद की भावना एक सफल रूप में उभर कर आई और नए राज्यों की स्थापना हो पाई। और फिर हम कुछ ऐसे क्षेत्र देखेंगे यूरोप के जहां इस भावना को कुचल दिया गया और ये इतनी सफल नहीं हो पाई। और फिर अंत में हम ये जो पूरी राष्ट्रवाद की भावना यूरोप में फैल रही है इसके कुछ दूरगामी परिणाम देखकर इस पाठ को समाप्त करेंगे। तो पहले हम यूनान से चालू करते हैं कि यूनान के क्षेत्र में कैसे राष्ट्रवाद की भावना उभर कर आ रही थी। तो यूनान में जो राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई और जैसे फैली उसमें पूरे यूरोप का समर्थन था। तो इसका एक कारण ये था कि यूनान का जो क्षेत्र है उसको पाश्चात्य संस्कृति की जो ऐतिहासिक जड़ है वो यूनान से निकलती हुई मानी जाती है और इसमें कुछ सच्चाई भी है। लेकिन इस यूनान के क्षेत्र का बहुत ही महत्व स्थान है इसलिए पश्चिमी संस्कृति के इतिहास में। लेकिन इतना महत्व स्थान होने के बाद भी ये जो समय हम पढ़ रहे हैं इस समय जो यूनान का क्षेत्र था वो तुर्की साम्राज्य के अधीन था। पर इस समय यूरोप में जो क्रांतियां हो रही हैं फ्रांस में और जर्मनी और इटली का जो एकीकरण हो रहा है इस समय यूनान के क्षेत्र में भी एक राष्ट्रवाद की भावना उभर कर आती है। और क्योंकि इस समय ये तुर्की साम्राज्य के अधीन है तो वहाँ एक स्वतंत्रता की भावना उभर कर आती है। तो एक संस्था की वहाँ स्थापना होती है जिसे हिटेरिया फिलाइक बोलते हैं। तो हिटेरिया फिलाइक एक संस्था की स्थापना होती है जिसका उद्देश्य होता है स्वतंत्रता। और जैसा कि हम देखते हैं अलग अलग यूरोप के जो राष्ट्र हैं इस समय वो यूनान को अपना समर्थन प्रदान करते हैं क्योंकि उसका स्थान इतना महत्व है यूरोप के इतिहास में। तो इंग्लैंड रशिया और फ्रांस के जो शक्तिशाली देश होते हैं वो यूनान के समर्थन में उभर कर आते हैं। और इंग्लैंड के एक बहुत ही प्रसिद्ध जो पोएट होते हैं कवि होते हैं लॉर्ड बायरन वो भी इस पूरे प्रक्रिया में अपना हिस्सा लेते हैं और वह इतने सक्रिय रूप से इसका हिस्सा बन जाते हैं कि वो यूनान में स्वतंत्रता की ओर काम करते हुए शहीद हो जाते हैं यूनान के अंदर ही। तो इससे भी पूरे यूरोप में एक सहानुभूति की जो लहर होती है यूनान के लिए वो और फैलती है और जो यूनानी राष्ट्रवाद का समर्थन है वो और बढ़ता जाता है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि यूनान में जो स्वतंत्रता का आंदोलन है और जो राष्ट्रवाद की भावना है वो एक सशक्त आंदोलन बन चुकी है। और दूसरी तरफ जो वहाँ पे तुर्की शासक है वो इस भावना को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका ही प्रभाव इस पूरे क्षेत्र में बना रहे। तो 1821 में हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में एक विद्रोह का आंदोलन बन के आ रहा है यूनान में तुर्की शासकों के खिलाफ क्योंकि वो उनका प्रभाव हटाकर यूनानी स्वतंत्रता के समर्थन में है। तो इस समय एक आंदोलन वहाँ उभर कर आ रहा है 1821 में। और ये जो आंदोलन है रशिया के जो नए जार होते हैं निकोलस जिनका नाम होता है और निकोलस जो जार होता है वो खुले रूप से इस आंदोलन का समर्थन करता है। फ्रांस के राजा चार्ल्स 10th जो थे वो भी इसके समर्थन में उभर कर आते हैं। और इस पूरे समर्थन के बाद तुर्की शासकों का अपना प्रभाव यूनान पर बनाए रखना बड़ा कठिन हो जाता है। और 1827 में एक लंदन सम्मेलन बुलाया जाता है जिसमें कि इंग्लैंड फ्रांस और रूस के जो प्रतिनिधि होते हैं कि जो शासक होते हैं वो एक तुर्की शासकों के खिलाफ यूनान में एक संयुक्त कार्यवाही करने का निर्णय ले लेते हैं। तो इसके बाद और भी कठिन हो जाता है तुर्की शासकों को अपना प्रभाव बनाए रखना यूनान पे। और फिर बे ऑफ नावारिनो में इनकी सारी सैनिक शक्ति पहुंच जाती है इंग्लैंड फ्रांस और रशिया की। और जो तुर्की होते हैं उनका समर्थन इस युद्ध में केवल मिस्र करते हैं जो इजिप्ट का जो देश होता है मिस्र देश जो होता है। और ये जो युद्ध होता है इनके बीच इसमें तुर्की शासक पूरी तरह पराजित हो जाते हैं क्योंकि ये जो शक्तिशाली देश है इनकी जो शक्ति होती है वो उनके लिए बहुत ही ज्यादा होती है। और 1829 में 1829 में एड्रियानोपल की संधि होती है जिसमें कि ये निर्णय लिया जाता है कि जो तुर्की शासक है
वो अपना प्रभुत्व बना के रख पाएंगे यूनान में, लेकिन ये केवल एक नाम मात्र प्रभुत्व के रूप में होगा। और जो यूनान का देश है उसको स्वायत्तता प्रदान की जाएगी, स्वतंत्रता नहीं लेकिन स्वायत्तता। लेकिन ये जो संधि होती है इसमें हम देखते हैं कि रूस के देश का जो प्रभाव है वो यूनान पर काफी पड़ सकता है। और जो तुर्की लोग हैं, तुर्की जो शासक है, उनका प्रभुत्व भी बना रहेगा। तो ये सब देखते हुए यूनानी जो लोग होते हैं वो इस संधि को नहीं मानते हैं, इसको रिजेक्ट कर देते हैं, इसको वो नहीं होने देते। और इसके बाद उनके पास फिर भी समर्थन रहता है स्वतंत्रता का। और 1832 में 1832 में यूनान को स्वतंत्रता दे दी जाती है। और जो बवारिया के जो राजा होते हैं इस समय, ऑटो जिनका नाम होता है, वो पूरे यूनान के शासक बन जाते हैं। और यूनान में जो राष्ट्रवाद की भावना उभर कर आती है उसको पूरे यूरोप से जो भी समर्थन मिलता है उसके बाद वो सफल होती है। और यूनान एक स्वतंत्र देश के रूप में तुर्की शासकों के खिलाफ जीतकर एक स्वतंत्र देश बनकर उभर कर आता है। तो ऐसा हम देखते हैं कि यूनान में राष्ट्रवाद कैसे सक्सेसफुल रहता है। अब हम हंगरी की ओर देखते हैं जो कि यूरोप का एक बड़ा क्षेत्र होता है। तो हंगरी के क्षेत्र में इस समय ऑस्ट्रिया, जो हमने क्षेत्र के बारे में पढ़ा है, उसका प्रभुत्व रहता है। लेकिन जो 1848 की फ्रांसीसी क्रांति होती है उसके बाद हम देखते हैं कैसे हंगरी में भी राष्ट्रवाद की भावना मजबूत होती जाती है और राष्ट्रवाद के विचार, देशभक्ति के विचार आने लगते हैं। और ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व क्योंकि यहाँ होता है तो यहाँ भी स्वतंत्रता और स्वीकृतता की मांग उभर कर आती है। तो हम देखते हैं कैसे इन विचारों के बाद आंदोलन चालू होता है वहाँ राष्ट्रवाद के लिए। और कोसिस और फ्रांसिस नाम के दो लोग इस आंदोलन में बड़ी मजबूत तरीके से अपना हिस्सा लेते हैं। और ये जब आंदोलन हम उभरता हुआ देखते हैं ऑस्ट्रिया में, सॉरी, हंगरी में, तो ऑस्ट्रिया की जो सरकार होती है वो उनकी काफ़ी चीज़ें मान लेती है। तो हम देखते हैं कैसे हंगरी में एक मंत्री परिषद बनाया जाता है, तो मंत्रियों का एक परिषद वहाँ बनाया जाता है। वहाँ प्रेस की स्वतंत्रता की बड़ी मांग होती है, तो वहाँ प्रेस को स्वतंत्रता दी जाती है। एक राष्ट्रीय सेना भी वहाँ बनती है, तो हंगरी की एक राष्ट्रीय सेना बन जाती है। और साथ ही साथ प्रतिनिधियों की एक सभा वहाँ बुलाई जाती है, जो केवल हंगरी के प्रतिनिधि होते हैं अलग अलग क्षेत्रों के। उनकी सभा बूडापेस्ट, जो कि हंगरी का कैपिटल होता है, वहाँ हर साल उनकी एक सभा होती है। तो ये सब हम देखते हैं। इसी तरह हंगरी का जो क्षेत्र है उसकी एक राष्ट्र के रूप में स्वीकृति होते हुए हम देखते हैं कि वो स्वीकृत होने लगा है एक राष्ट्र के रूप में, कि वहाँ मंत्री परिषद बन चुका है, राष्ट्रीय सेना है, सभी प्रतिनिधियों की सभा हो रही है। तो ऐसे हम देखते हैं कि वहाँ भी ऑस्ट्रिया की सरकार, क्योंकि ये सभी मांगे मान लेती है, तो वहाँ भी राष्ट्रवाद एक सफल रूप से उभर कर आता है। पर अब हम दो ऐसे क्षेत्र देखते हैं जहां राष्ट्रवाद इस समय उतना सफल नहीं होता है। तो हम देखते हैं पोलैंड और बोहीमिया। तो पोलैंड का जो क्षेत्र होता है वहाँ रशिया का प्रभाव होता है और बोहीमिया में ऑस्ट्रिया का प्रभाव होता है। तो पोलैंड में रशिया के खिलाफ एक बड़ा शक्तिशाली आंदोलन उभर कर आता है, क्योंकि वहां भी राष्ट्रवाद की भावना अब फैल रही है। इस पूरे यूरोप में जब राष्ट्रवाद फैल रहा है तो पोलैंड में रशिया के खिलाफ आंदोलन होता है। बोहीमिया में ऑस्ट्रिया के खिलाफ बड़ी मजबूत भावना उभर कर आती है। लेकिन जो रशिया और ऑस्ट्रिया की दमनकारी शक्तियां होती हैं वो इन राष्ट्रवाद के आंदोलन को और देशभक्ति स्वतंत्रता के आंदोलन को दबा देते हैं। और इनका दमन वो एक सफल तरीके से कर पाते हैं, और ये जो भी आंदोलन होते हैं राष्ट्रवाद के लिए, इनका कोई ठोस परिणाम निकल कर नहीं आता है। तो ऐसा हम देखते हैं कि यूरोप में कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जहां राष्ट्रवाद की भावना उभर कर तो आई, लेकिन उनका कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। और वो उसी तरह जहाँ बाकी देशों में जिस तरह सफल हुए वो उतना सफल नहीं हो पाए। तो अब हम देखते हैं आखिर में कि ये जो राष्ट्रवाद की भावना पूरे यूरोप में फैल रही थी किसी ना किसी हद तक, उसके कुछ दूरगामी परिणाम हुए। तो इसका एक परिणाम तो ये हुआ कि यूरोप का जो नक्शा था वो पूरी तरह बदल गया था। क्योंकि जैसा हमने देखा, इटली का एकीकरण हुआ, जर्मनी का एकीकरण हुआ, ऐसे यूनान को स्वतंत्रता मिली। तो ऐसे काफी अलग अलग चीजें हुई जिससे यूरोप का पूरा नक्शा इससे पूरी तरह बदल गया था। दूसरा एक परिणाम इसका ये हुआ कि जो भी छोटी छोटी जातियां थी, जो भी लोगों के संगठन थे, उनमें ये भावना है कि वो स्वतंत्रता की मांग कर सकते हैं, कि वो राष्ट्रवाद की भावना से
प्रभावित होकर एक स्वतंत्रता की भावना के लिए संघर्ष कर सकते हैं। तो ये अलग अलग जातियों में ये भावना उत्पन्न हुई। और ये भावना जैसे जैसे यूरोप में अलग अलग जगह फैली, तो हम देखते हैं बाल्कन क्षेत्र जो यूरोप का है वो एक युद्ध का अखाड़ा बन जाता है जल्द ही। तो वहां हम ऐसी प्रक्रिया उभरते हुए देखते हैं। एक अन्य परिणाम हम इस राष्ट्रवाद की भावना का यूरोप में ये देखते हैं कि जो बड़े बड़े राज्य हैं जैसे फ्रांस है, इंग्लैंड है, इन राज्यों में एक साम्राज्यवादी प्रवृत्ति उभर कर आती है। तो ये बड़े साम्राज्यवादी हो जाते हैं यूरोपियन राष्ट्र, जैसे जैसे इनमें राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती है। जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, तो ये अपना प्रभाव चाहते हैं कि अफ्रीका और एशिया जैसे पूरे विश्व में इनका प्रभाव फैले, और ये अलग अलग उपनिवेश बनाने का भी प्रयास करते हैं। तो एक परिणाम हम राष्ट्रवाद का ये देख रहे हैं कि अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए जो राष्ट्रवाद की भावना है, देशभक्ति की भावना है, उसकी वजह से अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में उपनिवेश लेने का प्रयास करते हैं। पर इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि जो उपनिवेश होते हैं, जैसे हम अपने भारत में देख सकते हैं, इन उपनिवेशों में भी यूरोप में इन क्रांतियों के बाद जब ये देश साम्राज्यवादी हो रहे हैं, तब इन उपनिवेशों में भी एक राष्ट्रवाद की भावना उभर कर आती है, एक देशभक्ति की भावना उभर कर आती है। जैसे हम भारत में देख सकते हैं, एक देशभक्ति की भावना उभर कर आती है 1857 में जो युद्ध होता है ब्रिटिश लोगों के खिलाफ, ब्रिटिश शासकों के खिलाफ। उसमें हम देखते हैं कैसे पूरा देशभक्ति के लिए और स्वतंत्रता के लिए भारत में भी आंदोलन होता है, और किस तरह उसी के बाद भारत भी एक स्वतंत्र राष्ट्र की तरह उभर कर आता है। तो यूरोप में जो भी राष्ट्रवाद की भावना होती है, जो भी क्रांतियां होती हैं, उसका प्रभाव पूरे विश्व में धीरे धीरे किसी ना किसी हद तक, किसी ना किसी तरह फैलता है, और ये इस राष्ट्रवाद की भावना को का उदय होने में सहायता करता है।